अब देखो मृत्यु से संबंधित कौन कौन सी रस्में होती है। सबसे पहली रस्म होती है अर्ती ऑब्लिक बैंकुटी, अर्थी या बैंकुटी। फिर होता दंडोत, फिर होता बखेर, फिर होता पिंडदान या इसी को कह देते आदेटा। फिर होता लांपा, लांपा। फिर होता बद्दर, फिर होता कपाल क्रिया, फिर होता है पानीवाड़ा, पानीवाड़ा। फिर होता सांतरवाड़ा, फिर होता खरड़ा, फिर होता फूल चुनना, फिर होता है कान मोकान, फिर होता डागड़ी की रात, फिर होता दोवणिया, दोवणिया। फिर होता पगड़ी रस्म और फिर हो जाता मौसर। ये लीजिए, यह तमाम जो मैंने चीजें लिखी है ये किससे संबंधित है? मृत्यु से। मृत्यु की रस्में यहां पर कंप्लीट हो जाती है। पहला सब जान रहे हो, अर्थी या बैंकुटी। आदमी का मरणासन शैया जिस पर लेटाकर आदमी को शमशान तक ले जाते हैं उसको अर्थी या क्या कहते हैं? बैंकुटी। बस फर्क इतना है कि अगर कोई आदमी जिसको लेटा करके यानी सुला करके, मरा हुआ आदमी उसको सुला दिया और फिर चार जने उठा करके कंधे पर ले जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? अर्थी। और अगर कोई आदमी बड़ा बुजुर्ग था, पोते पड़पोते हैं पीछे, और उसकी डेथ हो जाती तो अपने गांव में ही कह देते कि भाई या तो ब्याह जैसी बात है। अब मान लीजिए कोई 105 साल के आदमी की डेथ हुई है, पड़पोते बड़े हो गए और उसकी डेथ हुई है, तो ये निराशा की बात है या खुशी की बात है? भाई इस दुनिया में अमर तो कोई होगा नहीं, एक ना एक दिन जो आया है सबको जाना है। अमर कोई नहीं होना इस दुनिया में, कोई भी अमर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अब 105 साल आदमी जी लिया तो खूब ही है, और क्या जिएगा। मान भारत में औसत प्रत्याशा आयु 69 ईयर है पुरुषों की, और महिलाओं की आयु है 72 साल। यानी एक भारतीय पुरुष औसतन 69 ईयर जीता है, 69 साल जीता है, 70 मान लीजिए 70 साल जीता है। और एक भारतीय महिला 72 साल जीती है। एवरेज आयु है, कोई कम कोई ज्यादा, ये एक औसत आयु है। तो जब औसत आयु 70 के आसपास है और एक आदमी मान लीजिए 100, 105, 95, 98 साल का हो रहा है और पोतों की शादियां हो गई, पड़पोते भी हो गए, तो अपने गांव में कह देते हैं क्या तो ब्याह जैसी बात है। फिर उसकी शव यात्रा को गाजे बाजे के साथ निकालते हैं। क्या कभी आपने शव यात्राओं में भी बैंड बाजे बजते देखे हैं? वो तब बचते हैं जब बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ होती है। अब कोई मान लीजिए अल्प उम्र में डेथ हो गई किसी की, तो फिर वो तो बड़ा दुख का माहौल है उस परिवार के लिए। तो लेटा करके ले जाना अर्थी और गाजे बाजे के साथ ले जाना बैंकुटी। घर में से जब अर्थी या बैंकुटी निकाली जाती है तो कुछ लोग उस अर्थी और बैंकुटी को प्रणाम करके उसके नीचे से निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि उठी हुई अर्थी या बैंकुट के नीचे से निकलने पर आदमी की उम्र में वृद्धि होती है। मान्यता है, साइंटिफिक रीजन तो नहीं है, लेकिन मान्यता के अनुसार नीचे से निकलने से उस अर्थी बैंकुटी के उम्र में वृद्धि होती है। तो वो जो अर्थी या बैंकुटी के नीचे से निकलने की परंपरा, उसको बताओ क्या कहते हैं? दंडोत। फिर कभी आपने ऐसा देखा कि जब अर्थी शव यात्रा निकल रही होती है तब उसके ऊपर से कुछ रुपए पैसे उछाले जाते हैं? शव यात्रा जा रही है, अर्थी के ऊपर से पैसे उछाले जा रहे हैं। अर्थी के ऊपर से पैसे उछालना क्या कहलाता है? बखेर। पैसे क्यों उछाले जाते हैं? क्या लेके आया था बंदे, क्या लेके जाएगा। संदेश दिया जाता है कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। उस आदमी के जब शव यात्रा के ऊपर से पैसे उछाले जाते हैं तो ये मैसेज होता है कि ये व्यक्ति आज जीवन मेहनत करता रहा, संडे को भी क्लास लेता रहा, छुट्टी भी नहीं की, लेकिन खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया है। तो वो आदमी समाज को संदेश देने के लिए पैसे उछाले जाते हैं, जिसको बखेर कहते हैं। फिर अपने गांव में कभी देखना, जब कोई शव यात्रा जा रही होती है तो अपने सबको पता होता है कहां अपने गांव के शमशान है। शमशान का जैसे ही आधा रास्ता तय हो जाता है, उसके बाद उस अर्थी या बैंकुटी को एक बार जमीन पे रख देते हैं, और जमीन पर रख करके जो आदमी मरा हुआ है, उसमें लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, उसके पास घर से एक जौ का लड्डू बना के रखते हैं।
और उस मृतक के पास में से जोक का लड्डू निकाल दिया जाता है और निकालकर उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में उछाल दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से ये जो आदमी मरा है इसका किसी भी दिशा में अगर पुनर्जन्म होता है तो भविष्य में इसको खाने पीने की चीजों की कभी भी कमी नहीं होगी। इसलिए शमशान के आधे रास्ते पर जोक के लड्डू को 4 दिशाओं में उछाल दिया जाता है और उसके बाद अर्थी की दिशा और बदल दी जाती है। जो आगे कंधा दे रहे थे वो पीछे आ जाएंगे और जो पीछे कंधा दे रहे थे कहां चल जाएंगे, आगे। इस परंपरा को क्या बोलते हैं? आदेटा। आदेटा या पिंडदान। फिर आदमी को शमशान में ले जाते हैं और वहां ले जाकर के लकड़ियों की व्यवस्था पहले से होती है। कुछ जाति धर्म पंथों में दफनाने की परंपरा है, कुछ में जलाने की परंपरा है। तो जब लकड़ियों पर आदमी को लेटाया जाता है तो जो भी आदमी मरा है उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो उन लकड़ियों को, चिता को आग लगा देता है। और चिता को आग लगाना, मुखाग्नि देना, उसको बताओ क्या कहते हैं? लांपा। लांपा होने के बाद में लकड़ियां जलने लग जाती है, अंतिम संस्कार होने लग जाता है। जब लकड़ियां जलने लग जाती है तो घर वाले उनको जलता हुआ छोड़ के आ जाएंगे या पूरा संस्कार होगा? या आग लगा दी और घर आ गए वापस रील्स देख रहे हैं, या वहां रुकेंगे? वहीं रुकेंगे, ऐसे थोड़ी आ सकते हैं भाग करके। अब वहां केवल घर वाले रुकेंगे या गांव वाले भी? सभी। अब अंतिम संस्कार होता रहता है। जिस परिवार में ये ट्रेजेडी हुई है उस परिवार के लोग अग्नि लगने के बाद में साइड में जाके बैठ जाते हैं और अपने बालों का मुंडन करवा लेते हैं। कोई घर से करवा के ले जाता है, कोई शमशान में करवा लेता है और अपने बालों का मुंडन करवा के अपने बाल उस चिता पर अर्पित कर देते हैं। और बालों का मुंडन करवा के चिता पर अर्पित करना क्या कहलाता है? बद्दर। उसको बोला जाता है बद्दर। फिर बद्दर होने के बाद में काफी देर तक वो चिता जलती रहती है। आदमी पूरा जल जाता है, लेकिन उस चिता में गौर से देखा जाए तो आदमी की खोपड़ी नहीं जलती, दिमाग नहीं जलता। दिमाग हड्डियों का गुंता हुआ जाल है। दूर से ही नजर आ जाएगा, देखो खोपड़ी लाल सी बिल्कुल नजर आ रही है। इसलिए शमशान में जगह जगह बड़े बड़े लट पड़े हुए रहते हैं। एक आदमी लाठी लेके चिता के पास जाता है और लाठी से खोपड़ी पर वार करता है और उसको थोड़ा सा फोड़ता है और उसके बाद घर से साथ में घी वगैरह लेके जाते हैं। उस घी से भरी हुई बर्तन को उस खोपड़ी के यानी मस्तिष्क के अंदर डाला जाता है और मस्तिष्क के अंदर डालते फिर वो हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है, धीरे धीरे कपाल क्रिया हो जाती है। यानी मस्तिष्क को जलाने की जो क्रिया है उसको बताओ क्या बोलते हैं? कपाल क्रिया। घी डाल करके जलाई जाती है। फिर अंतिम संस्कार कंप्लीट होने के बाद सारे गांव के लोग सामूहिक रूप से गांव के बाहर किसी जलाशय के ऊपर, आप कहेंगे सर शहर भी तो है, गांव गांव क्या कर रहे हो? भारत गांवों में बसता है, शहर गांवों से ही बने हैं। मूल परंपराओं का विकास शहरों से हुआ है या गांवों से हुआ है? गांवों से। तो सामूहिक दाह संस्कार के बाद सामूहिक रूप से जितने भी लोग उस यात्रा में शामिल थे वो किसी सार्वजनिक जलाशय पर जाते हैं और वहां स्नान वगैरह करते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा बुजुर्ग स्नान नहीं भी कर पाता है तो वहां पानी से अपने हाथ और पैर धोता है, वो एक औपचारिकता होती है। और गांव के बाहर सार्वजनिक जलाशय पर हाथ पैर धो करके फिर गांव के अंदर वापस आते हैं। उस रस्म को क्या कहते हैं? पानीवाड़ा। पानीवाड़ा के बाद में जो लोग अंतिम यात्रा में शामिल थे वो वापस उन लोगों के घर पर आते हैं जिसमें ये ट्रेजेडी हुई है और यहां आकर के उन लोगों को सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, जो आया है उसे जाना ही है, अब रोवो मत। जैसे तैसे करके ग्रामीणों द्वारा मृतक के परिजनों को सांत्वना देना, डांडस बंधाना, उस परंपरा को क्या कहते हैं? सांतरवाड़ा। मृतक के परिजनों को सांत्वना देना, सांतरवाड़ा। अब जो आदमी मरा है उसका टोटल कितने दिन का शोक होगा? 11, 12, 13 या उक्त सभी? साधारणतया कितने होते हैं? 12, लेकिन कंपल्सरी नहीं है, 11 भी हो सकते हैं। 11 केवल एक की स्थिति में होते हैं। अगर किसी महिला की डेथ हुई है और उस महिला के पति अभी जीवित है तो फिर उस महिला के शोक दिवस कितने होंगे? 11। अगर किसी महिला की डेथ हुई और उसके पति की डेथ पहले ही हो गई है तो महिला के दिन कितने होंगे? 12। केवल एक ही कंडीशन की महिला की डेथ हुई और उसके पति अभी जीवित है तो फिर उस महिला के शोक दिवसों की संख्या 11 रखी जाती है। बाकी सभी कंडीशन में 12। 13 होने की एक ही कंडीशन होती है, अगर किसी व्यक्ति का 12वां दिन अमावस्या तिथि आ जाए तो अमावस्या के दिन घर से सुतक नहीं हटता। 12वां दिन अमावस्या होने पर मजबूरन एक दिवस आगे बढ़ाना पड़ता है और शोक दिवस कितने पड़ते हैं? करने पड़ते हैं 13। तो बाकी 12 होते हैं।
अब ये जो 12 दिन जिसमें शोक रखा जाएगा, जिस घर परिवार में ये घटना हुई, ये मृत्यु हुई है, 12 दिन तक उस परिवार के लोग किसी सोफे पर नहीं बैठेंगे, किसी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, खाट पर नहीं बैठेंगे, बेड पर नहीं बैठेंगे, और जमीन पर बैठ करके शोक प्रकट करेंगे। महिलाएं घर के अंदर होगी, पुरुष घर के बाहर की साइड कोई कमरा या साइड में जहां पर भी अपने जगह हैं, वहां पर जो आदमी मरा है उसकी फोटो रख लेंगे, और बाकी परिवार के लोग वहां जमीन पर कुछ वस्त्र बिछा करके बैठ जाएंगे। और इन 12 दिनों में जो भी मिलने जुलने वाले रिश्तेदार है वो शोक प्रकट करने आएंगे, तो वो कुर्सियों पर बैठेंगे या जमीन पे बैठेंगे? जमीन पर। 12 दिन तक जिस स्थान पर बैठकर शोक प्रकट किया जाता उस स्थान को क्या कहते हैं? खरड़ा। दाह संस्कार के तीसरे दिन अस्थियों के अवशेष एकत्रित करना क्या कहलाता है? फूल चुनना। जब आदमी को जलाया जाता है तो बाकी आदमी का शरीर तो पूरा जलकर राख हो जाता है, लेकिन ये हड्डियां, जो कोहनी, घुटने, जो जॉइंट की मजबूत हड्डियां होती है, ये पूरी जलती नहीं है। इसलिए जो जहां आदमी को जलाया गया था, जो राख का ढेर है, वहां पर परिवार के लोग तीसरे दिन वापस पहुंचते हैं और उस राख को छलनी से छानते हैं, और छानते हैं तब उसमें कुछ हड्डियों के एविडेंस मिल जाते हैं, और बाद में उन हड्डियों के जो अस्थियों के अवशेष है उनको किसी कलश में एकत्रित कर लेते हैं, और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार कोई हरिद्वार में गंगा में विसर्जन कर देता है, कोई पुष्कर सरोवर में भी विसर्जन करता है, कई अपने खेतों में विसर्जन कर देते हैं, ग्रासियाओं में उधर नक्की झील में विसर्जन की परंपरा है। तो हर जाति, मजहब, धर्म की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं होती है। तो दाह संस्कार के तीसरे दिन अस्थियों के अवशेष एकत्रित करना और अपनी मान्यता के आधार पर उनका विसर्जन करना क्या कहलाता है? फूल चुनना। दाह संस्कार के कौन से दिन? तीसरे दिन। उसके बाद रिश्तेदारों के द्वारा शोक प्रकट करते आना, उसको कहते हैं कांड मोकांड। गांव वाले तो करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सांतरवाड़ा। फिर बीच में रिश्तेदार आते रहते हैं, उसको कहते हैं कांड मोकांड। विवाह के टोटल कितने दिन, किसी आदमी की मृत्यु हुई है तो कितने दिन का शोक होता है? 12। कल मान लीजिए किसी का 12वां है, तो आज की रात, 11वें दिन की रात क्या कहलाती है? डागड़ी की रात। विवाह से एक दिन पहले की रात मेल की रात, और 12वें दिन से एक दिन पहले की रात डागड़ी की रात। डागड़ी की रात में सत्संग, जागरण होता है, और नेक्स्ट डे सुबह जैसे ही 12वां दिन आता है, घर पर पूजा अर्चना होती है और घर का शुद्धिकरण करवाया जाता है, यज्ञ वगैरह करवा के। मृत आदमी के 12वें दिन घर के शुद्धिकरण की परंपरा को बताओ क्या कहते हैं? दोवणिया। और घर का शुद्धिकरण होने के बाद जो गांव के गणमान्य लोग हैं, जो रिश्तेदार है, वो सब जो आदमी मरा है उसके उत्तराधिकारी यानी उसके बड़े बेटे को एक पगड़ी बंधाते हैं, उसको बोलते हैं पगड़ी की रस्म। ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया था। पगड़ी की रस्म क्या है? एक मैंने कल आपको बताया होगा, पोत्या बांधना। गोद लेने के लिए तो क्या रस्म होती है? पोत्या बांधना। और मृत्यु के 12वें दिन कौन सी रस्म होती है? पगड़ी। और फिर 12वें दिन जो मृत्यु का भोजन होता है उसको मौसर, या कई क्षेत्रों में उसे क्या कह देते हैं? नुक्ता। और मौसर नुक्ता के साथ ही आदमी के 12 दिनों का शोक कंप्लीट, यानी मृत्यु के संस्कार आपके सारे कंप्लीट होते हैं। तो लिख लो फटाफट, मृत्यु वाले